सबसे पहला क्वेश्चन है, वेयर इज द बैटल फील्ड ऑफ प्लासी पंजाब? वेयर इज द बैटल फील्ड ऑफ प्लासी बीइंग फॉट? द बैटल ऑफ प्लासी वॉज अ डिसाइसिव विक्ट्री ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ये फाइट थी ओवर द नवाब ऑफ बंगाल एंड हिज फ्रेंच अलाइज ऑन 23 जून 1757। बैटल ऑफ प्लासी के बारे में आपने कहीं बार सुना होगा, एक बार नहीं कहीं बार सुना होगा। तो ये कौन से स्टेट में टेक प्लेस करा करी थी? पंजाब, वेस्ट बंगाल, हरियाणा या कर्नाटका? देखो यार, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल फील्ड ऑफ प्लासी है क्या? बैटल फील्ड ऑफ प्लासी वो है जहां बैटल ऑफ प्लासी लड़ी गई, एक डिसाइसिव विक्ट्री थी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी ओवर द नवाब ऑफ बंगाल। जब नवाब ऑफ बंगाल को रूल करना था तो ऑब्वियसली बताओ कहां पे फाइट लड़ी होगी? द राइट आंसर इज बता दो भाई। द राइट आंसर इज वेस्ट बंगाल इज द राइट आंसर। वेस्ट बंगाल में बैटल फील्ड ऑफ प्लासी सिचुएटेड है। राइट आंसर इज वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट आ जाओ। हु रोट वंदे मातरम? वंदे मातरम किसने लिखा था? वंदे मातरम क्या है? हमारा नेशनल सॉन्ग है, लिख लो। वंदे मातरम हमारा क्या है? नेशनल सॉन्ग है। नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम किसने लिखा था? जल्दी से बता दो भाई। वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग किसने लिखा था? जल्दी से जल्दी बता दो प्यारे प्यारे बच्चों, एक बार आप जल्दी से बताइए। नेशनल सॉन्ग हमारा किसने लिखा था? नेशनल सॉन्ग किसने लिखा था? जल्दी से बता दो। नेशनल एंथम लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं इसको एक बार। नेशनल एंथम लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग है, नेशनल सॉन्ग लिखा था बंकिम चंद्र चैटर्जी ने। ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। बी फॉर बॉम्बे, बंकिम चंद्र चैटर्जी इज एब्सोल्युटली राइट आंसर। इसका राइट आंसर होना चाहिए बी फॉर बॉम्बे, बंकिम चंद्र चैटर्जी। आगे आ जाए, बढ़िया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अभी तक, सब क्रिस्टल क्लियर है। ब्लैक रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, देखो व्हाइट रेवोल्यूशन जैसे मिल्क से रिलेटेड होती है, ग्रीन रेवोल्यूशन एग्रीकल्चर से रिलेटेड होती है। व्हाइट रेवोल्यूशन मिल्क से रिलेटेड होती है, ग्रीन रेवोल्यूशन एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट से रिलेटेड होती है। तो ब्लैक रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड होती है? फिश प्रोडक्शन, कोल प्रोडक्शन, क्रूड ऑयल प्रोडक्शन या मस्टर्ड प्रोडक्शन? आंसर क्या होगा? जल्दी से एक बार इसका कमेंट करके बताइए, क्योंकि आप सबके आंसर्स मैं यहां पे पढ़ रहा हूं। अंजलि, राधा, अविनाश, अरविंद, हर्ष भारद्वाज, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, प्यारे प्यारे बच्चे आंसर्स दे रहे हैं। आई फील सो प्राउड ऑफ ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। इसमें इसके बाद हम न्यूमेरिकल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग के भी क्वेश्चंस करेंगे। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा? द राइट आंसर इज ब्लैक रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद क्रूड ऑयल प्रोडक्शन। सी फॉर कैलकाटा इज द राइट आंसर। क्रूड ऑयल इज राइट आंसर, कोल प्रोडक्शन नहीं है। कहीं तुम बोलो कि भाई कोल भी तो सर, कोयला भी तो ब्लैक होता है, तो कोल प्रोडक्शन से रिलेटेड है। क्रूड ऑयल प्रोडक्शन इज द राइट आंसर। द राइट आंसर इज सी फॉर कैलकाटा, क्रूड ऑयल प्रोडक्शन इज एब्सोल्युटली राइट। आगे मूव ऑन करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स, ये तो इकोनॉमिक स्टैटिक जीके का इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द रेट एट विच आरबीआई लेंड करती है कमर्शियल बैंक्स को इन द इवेंट ऑफ एनी शॉर्टफॉल ऑफ फंड्स। तो ये कौन सा रेट पे आरबीआई लेंड करती है? आरबीआई लेंड करती है किसको? कमर्शियल बैंक्स को। कौन से रेट पे लेंड करती है पता होना चाहिए। द राइट आंसर इज रेपो रेट इज द राइट आंसर। अच्छा, कमर्शियल बैंक्स भी आरबीआई को लेंड करते हैं, उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट, उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो याद रहेगा, आरबीआई जब कमर्शियल बैंक्स को दे रही है, आरबीआई जब कमर्शियल बैंक्स को दे रही है, आरबीआई जब कमर्शियल बैंक्स को दे रही है तो उसको बोलते हैं रेपो रेट। सिमिलरली जब कमर्शियल बैंक्स आरबीआई को दे रहा है तो उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो इसका आंसर होना चाहिए रेपो रेट इज राइट आंसर। ए फॉर अहमदाबाद, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। ए सबका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, फोर्थ का ए। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जब अडॉप्ट हुआ था बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन नवंबर 26, 1949, ओरिजिनली हैड हाउ मेनी आर्टिकल्स? अब तो बहुत सारे आर्टिकल्स हो गए। आर्टिकल्स मतलब बेसिकली क्या होता है? सब हेड्स या हेडिंग्स। किन किन चीजों के बारे में लॉ लिखा गया था उनको बोलते हैं आर्टिकल्स। जैसे आर्टिकल ए, आर्टिकल बी, उनके फिर सब सेक्शन होते हैं, फिर सेक्शन होते हैं। तो यहां पे आर्टिकल्स कौन से कितने थे ओरिजिनली जब अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? इसके बारे में बहुत सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किसने बनाया, कब अडॉप्ट हुआ? तो कब अडॉप्ट हुआ? नवंबर 26, 1949 में अडॉप्ट हुआ। कब, कितने आर्टिकल्स थे सबसे पहले उसके? ओरिजिनली कितने आर्टिकल्स थे? द राइट आंसर इज 395 आर्टिकल्स इज द राइट आंसर। ए आना सबका शुरू हुआ है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सभी स्टूडेंट्स का आंसर 395 आ रहा है। 395 अगर आप दे रहे हो तो आप बहुत अच्छे पाथ पे हो, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। आपकी जनरल टेस्ट की ओवरऑल प्रिपरेशन इज गोइंग वेरी वेल प्यारे बच्चों। ए फॉर अहमदाबाद बिल्कुल सही है भाई, 395 आर्टिकल्स बिल्कुल सही है। 395 आर्टिकल्स थे पहले, 395 आर्टिकल्स थे जी, ठीक है। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? अभी मैंने बात करी है।
चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पहली बात तो ड्राफ्टिंग कमिटी कौन है? ये वो बंदे हैं जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखने की, जितने भी केसेस कवर हो सकते हैं उनको कवर करने की। यहां पे कौन थे हमारे चेयरमैन, उसको लीड कौन कर रहे थे? जस्ट अ मोमेंट, क्या हुआ ये? उसको लीड कौन कर रहे थे? उसको लीड कौन कर रहे थे? मोतीलाल नेहरू, डॉक्टर एस राधाकृष्णा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या भीमराव अंबेडकर? द राइट आंसर इज, यार कॉन्स्टिट्यूशन फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलते हैं इनको। द राइट आंसर इज भीमराव अंबेडकर इज द राइट आंसर। भीमराव अंबेडकर बिल्कुल सही आंसर है जी। भीमराव अंबेडकर, डी फॉर दिल्ली इज एब्सोल्युटली राइट। भीमराव अंबेडकर बिल्कुल सही आंसर है। आगे आ जाए। हु इज द इन्वेंटर ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब? 8th 9th क्लास का क्वेश्चन है तुम्हारा, तुम्हारे पास कई बार पूछा होगा और तुमसे डेफिनेटली इन्वेंशंस इन्वेंटर पूछेंगे ही पूछेंगे, और स्पेसिफिकली उनके बारे में, जैसे कंप्यूटर किसने इन्वेंट किया, फ्लॉपी किसने इन्वेंट करी, सीपीयू यूपीएस किसने इन्वेंट किया, माउस किसने इन्वेंट किया, वर्ल्ड वाइड वेब किसने इन्वेंट किया, सीईओ ऑफ टेस्ला कौन है, सीईओ ऑफ ट्विटर कौन है, सीईओ ऑफ फेसबुक कौन है। ऐसे न्यू बीस चीजें, मतलब ये जो टेक्नोलॉजी वाली चीजें हैं, जो सोशल मीडिया वाली चीजें हैं, तुमसे पूछते हैं। तो यार वर्ल्ड वाइड वेब तो रियलिटी में तुम्हें पता है ओरिजिन है। वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? ओरिजिन है। इसके बिना तो वेबसाइट चलती ही नहीं। वेबसाइट का प्रमाण मतलब ओरिजिन है ये। वेबसाइट्स का फाउंडेशन www है। तो ये किसने इन्वेंट किया? टिम बर्नर्स ली। राइट आंसर इज डी फॉर दिल्ली। टिम बर्नर्स ली ने क्या इन्वेंट किया? वर्ल्ड वाइड वेब। डी फॉर दिल्ली इज राइट आंसर। टिम बर्नर्स ली, वर्ल्ड वाइड वेब इज द राइट आंसर। समझ आ गई भाई? टिम बर्नर्स ली ने इन्वेंट किया था। आगे आ जाए, चलो। एक्सरेज वर डिस्कवर्ड बाय, ये बंदा है भाई, इसने सबसे पहले एक्सरेज को डिस्कवर किया। एक्सरेज हो सकती हैं तुम्हारे हाथ का एक्सरे, देखो जैसे ये हाथ का एक्सरे दे रखा है। सिमिलरली ये किसने डिस्कवर किया था? मैरी क्यूरी, स्टीफन वैन ल्यू, बेक्यूरेल या WC रॉइंगटन? इनका नाम क्या है? इनका नाम क्या है? ये फोटो मैंने लगा रखी है आपके रेफरेंस के लिए, ताकि आपको पता लग जाए ये वो बंदे हैं जिन्होंने एक्सरे डिस्कवर किया था। द राइट आंसर इज WC रॉइंगटन। WC रॉइंटगेन इज द राइट आंसर। WC रॉइंटगेन बोलते हैं इनको, रॉइंटगेन, क्योंकि टी जो होता है बीच में साइलेंट होता है तो उसको बोलते हैं WC रॉइंटगेन। WC रॉइंटगेन इज द राइट आंसर। इन्होंने एक्सरे सबसे पहले डिस्कवर किया था। डी फॉर दिल्ली भाई, सबका आंसर बिल्कुल सही है। डी फॉर दिल्ली सही है। सुब्रोतो कप एसोसिएटेड विद विच गेम और स्पोर्ट? सुब्रोतो कप कुछ इस प्रकार से दिखता है। 2015 का लोगो मेरे को मिला, मेरे को लगा कि मेरे को लगा देना चाहिए, आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी में याद रहेगा, तो इसलिए मैंने ये लोगो लगा दिया। सुब्रोतो कप कौन से स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है? स्पोर्ट्स का नाम बताओ भाई, स्पोर्ट्स का नाम क्या है? सुब्रोतो कप इज एसोसिएटेड विद विच गेम और स्पोर्ट्स? हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल या बैडमिंटन? सुब्रोतो कप किससे एसोसिएटेड है? आपको पता होना चाहिए। द राइट आंसर इज फुटबॉल इज द राइट आंसर। सुब्रोतो कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट इसको बोलते हैं। इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट है जिसमें ऑल ऑफ द कंट्रीज, जितने भी वर्ल्ड में कंट्रीज है वो सब पार्टिसिपेट करती हैं। सुब्रोतो कप, राइट आंसर इज फुटबॉल। बहुत बढ़िया। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रॉफीज कप्स इज नॉट अवॉर्डेड इन क्रिकेट? कौन सा कप और ट्रॉफी नॉट अवॉर्डेड? देखो यार यहाँ पे दियोधार कप, रणजी ट्रॉफी, एशेज तो मोस्ट फेमस टेस्ट सीरीज है। एशेज तो बहुत सालों से चलती आ रही है। एशीज, रणजी ट्रॉफी इंडिया लेवल पे खेली जाती है, ये वर्ल्ड लेवल पे खेली जाती है। रणजी ट्रॉफी इंडियन स्टेट्स पे खेली जाती है। दियोदर ट्रॉफी भी खेली जाती है, क्रिकेट के अंदर है। राइडर कप इज द राइट आंसर। अच्छा, मैंने करवा रखा है क्वेश्चन, राइडर कप किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? गोल्फ। राइडर कप किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? गोल्फ से रिलेटेड है। बी फॉर बॉम्बे सही है। राइडर कप किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? राइट आंसर इज राइडर कप गोल्फ से रिलेटेड है। बी फॉर बॉम्बे सही आंसर है। तो बी फॉर बॉम्बे क्रिकेट से रिलेटेड नहीं है, गोल्फ से रिलेटेड है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे आ जाओ। स्वामी विवेकानंद बर्थडे इज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया एज? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आने के पूरे पूरे चांसेस आता है ये क्वेश्चन, और इसकी डेट भी मैं बताऊंगा कौन सी है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन वो ये है कि हमारा इंटरनेशनल ये जो यूथ डे है, अच्छा मैंने तो आंसर बता दिया। स्वामी विवेकानंद का बर्थडे एक तरह से सेलिब्रेट किया जाता है, उसकी डेट भी तुम्हें पता होना चाहिए। द राइट आंसर इज इट इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल यूथ डे। इंटरनेशनल नहीं है, मेरे मुंह से शायद अभी इंटरनेशनल लिख रहा होगा। नेशनल यूथ डे के फॉर्म में इसको सेलिब्रेट किया जाता है, नेशनल यूथ डे। अच्छा, नेशनल, नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, नेशनल यूथ डे होता कब है? व्हेन इज द नेशनल यूथ डे? द राइट आंसर इज जनवरी 21 या 12। राइट आंसर इज जनवरी 12। बी फॉर बॉम्बे होना चाहिए। जनवरी 12 इज द राइट आंसर। जनवरी 12 को स्वामी विवेकानंद का बर्थडे होता है, नेशनल यूथ डे होता है। ये सारी की सारी चीजें, नेशनल यूथ डे होता है, ये सारी चीजें कब होती है? जनवरी 12। बी फॉर बॉम्बे, जनवरी 12 इज द राइट आंसर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बी फॉर बॉम्बे, बहुत बढ़िया। नेशनल यूथ डे 12 जनवरी, परफेक्ट। हु रोट द बुक इंडिया विंस फ्रीडम? ये इंडिया विंस फ्रीडम का ऑफिशियल कवर पेज है। इंडिया विंस फ्रीडम द कंप्लीट वर्जन।
ओरिएंट ब्लैक स्वान इसके पब्लिशर है, बट ये राइटर कौन है, लिखी किसने? राइट आंसर इज अबुल कलाम आजाद। अच्छा ये एपीजे अब्दुल कलाम नहीं है, ये कहीं तुम सोचो एपीजे अब्दुल कलाम का नाम है ना, दिस इज नॉट द नेम ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम, ये राइटर का नाम है अबुल कलाम आजाद। ये भी मिनिस्ट्री में पोस्ट होल्ड किया करते थे, एक रिनाउंड पॉलिटिशियन थे। इन्होंने कौन सी बुक लिखी है? इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम, अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद इज द राइट आंसर। सी फॉर कैलकाटा बिल्कुल सही है, अबुल कलाम आजाद सही है, सी फॉर कैलकाटा। आगे मूव ऑन करें, चलो भाई। द टाइमलेस इंडियन नॉवल देवदास वॉज रिटन बाय, देवदास एक टाइमलेस, टाइमलेस मतलब यहां पे क्लासिक, मतलब वो कभी भी मरती नहीं, वो जीवित रहेगी लोगों के दिमाग में, दिल में जिंदगी भर, उसको बोलते हैं टाइमलेस नॉवल। बहुत ही फेमस रिनाउंड नॉवल है, बहुत ही मतलब रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेल्स थी इस नॉवल की। देवदास उस नॉवल का नाम है। किसने लिखी है? रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी। नॉर्मली एक इंक्लिनेशन रहती है कि इन दोनों में से कोई ना कोई एक होगा, बट इन दोनों में से आंसर नहीं है। मिर्जा गालिब या शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, राइट आंसर इज शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, डी फॉर दिल्ली बिल्कुल सही है। ए नहीं है इसका आंसर, इसका आंसर है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय इज द राइट आंसर, डी फॉर दिल्ली बिल्कुल सही है प्यारे बच्चों। 14 का डी आना चाहिए, ए नहीं आना चाहिए। 14th का डी आना चाहिए, शरद चरद चट्टोपाध्याय इज द राइट आंसर। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय इज एब्सोल्युटली राइट, डी फॉर दिल्ली बिल्कुल सही है। पायल, पायल का सबसे पहले सही आंसर आया। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलईडी? पहले मैंने एलसीडी की फुल फॉर्म लिखवाई, मैंने उसी समय बोल दिया था एलईडी की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। रेडार की फुल फॉर्म लिखवाई, उसके साथ बोल दिया था सोनार की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, अभी सोनार का भी क्वेश्चन आने वाला है। एलईडी की फुल फॉर्म क्या है? एलईडी लिक्विड तो है, एलईडी लिक्विड तो होता है। अच्छा देखते हैं, डायोड डिवाइस, देखो लाइट एमिटिंग डिवाइस तो नहीं है, डायोड होता है लास्ट में। लिक्विड एमिटिंग डिवाइस, लाइट एमिटिंग डायोड, लिक्विड एमिटिंग डायोड, लिक्विड एमिटिंग डायोड, ये तो दोनों सेम है, ये और ये ऑप्शन तो दोनों सेम है। लाइट एमिटिंग डायोड होना चाहिए, यस और नो? सी फॉर कैलकाटा, सी होना चाहिए यार, सी फॉर कैलकाटा। लाइट एमिटिंग डायोड, एलईडी का मतलब है लाइट, एलईडी बल्ब नहीं होते, लाइट एमिटिंग डायोड उसको बोलते हैं एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड्स, लाइट एमिटिंग डायोड्स। एलईडी बल्ब तुमने देखे होंगे ना, अब तो एलईडी चलती हैं, एलईडी बल्ब आपने देखे होंगे, राइट आंसर सी फॉर कैलकाटा। 15 सी फॉर कैलकाटा बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आगे आ जाओ। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सोनार? मैंने बताया रडार भी इंपॉर्टेंट है, रडार की भी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, एक बार दोबारा लिख लो, रडार की भी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। ये होता है रेडियो, ये रेडियो सिग्नल और जितने भी सिग्नल्स होते हैं रेडियो के पकड़ता है, उसको बोलते हैं रडार। जितने भी साउंड के सिग्नल्स होते हैं उसको पकड़ता है सोनार। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड नेविगेशन, साउंड को पकड़ता है सोनर, साउंड को पकड़ता है सोनर टेक्नोलॉजी, और रेडियो वेव्स को पकड़ती है रडार टेक्नोलॉजी। तो सोनर इज राइट आंसर, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, सी फॉर कैलकाटा बिल्कुल सही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सूटेबल फॉर द कॉटन प्रोडक्शन? अच्छा एक बात तुम्हें बता देता हूं, ब्लैक सॉइल इज फेमस फॉर कॉटन प्रोडक्शन। एकदम ब्लैक नहीं होती, मैं दोबारा बता दूं, एकदम ब्लैक नहीं होती, कुछ इस प्रकार से होती है, ब्लैक एंड ब्राउनिश का मिक्सचर होता है, ब्लैक और ब्राउनिश का क्या होता है? मिक्सचर। ब्लैक ब्राउनिश का मिक्सचर होता है, कॉटन प्रोडक्शन में यूज होता है ये सॉइल। इसका एक और नाम है, या बोल सकते हो भाई उस सॉइल का नाम एक और होता है, उसको बोलते हैं ब्लैक सॉइल। द राइट आंसर इज रेगोर सॉइल इज द राइट आंसर, रेगर सॉइल, REGUR, रेगर सॉइल इज एब्सोल्युटली राइट, डी फॉर दिल्ली इज एब्सोल्युटली राइट। ब्लैक सॉइल, बहुत बढ़िया, सभी स्टूडेंट्स बिल्कुल सही समझ रहे हैं। रेगर सॉइल, रेगर सॉइल का दूसरा नाम ब्लैक सॉइल है। इसका ओरिजिनल कलर सिर्फ ब्लैक नहीं होता, ब्लैक और ब्राउन दोनों होते हैं। रेगर इज एब्सोल्युटली राइट, डी फॉर दिल्ली बिल्कुल सही है भाई, रेगर सॉइल इज द राइट आंसर, रेगर सॉइल इज एब्सोल्युटली राइट। In which of the following countries Magoa caves, also known as caves of the 1000 Buddhas, are located? देखो मगोआ केव्स, केव्स ऑफ द 1000 बुद्धास भी इसको बोलते हैं, कौन सी कंट्री में लोकेटेड है? इस कंट्री के अंदर मैं एक हिंट देता हूं, सोशल मीडिया बैन है, फेसबुक नहीं चलता, ओपरा नहीं चलता, इनकी खुद की वेबसाइट से सिर्फ वो चलती हैं, कोई भी सोशल मीडिया नहीं चलता। यूट्यूब बैन है इस कंट्री के अंदर जहां पे केव्स ऑफ 1000 बुद्धास आर लोकेटेड। आंसर बता दो भाई। कंबोडिया, चाइना, साउथ कोरिया, जापान। कंबोडिया, चाइना, साउथ कोरिया, जापान, राइट आंसर। 18 का राइट आंसर बी, कुछ लोग बोल रहे हैं बी, कुछ लोग बोल रहे हैं डी। ओके, केव्स ऑफ 1000 बुद्धास नॉर्मल इंक्लिनेशन रहती है, सर ये तो जापान में होगा, जापानीज कल्चर ना, राइट आंसर है बी फॉर बॉम्बे, चाइना इज राइट आंसर। 1000 केव्स ऑफ 1000 बुद्धास चाइना से रिलेटेड है, बी फॉर बॉम्बे इज एब्सोल्युटली राइट।
हु पेंटेड द मास्टरपीस हमसा दमयंती? हमसा दमयंती एक, ये आर्टिस्ट की एक चित्रकारी है, एक पेंटिंग है, ये किसने बनाई थी? हु पेंटेड द मास्टरपीस हमसा दमयंती? आज भी इसको तुम परचेस करने जाओगे कुछ 39-40,000 की ये पेंटिंग मिलती है। दिस इज ऑन सेल, 30K to 40K की ये पेंटिंग मिलती है, तुम्हारे पास इंटरनेट पे तुम्हें मिल जाएगी। मास्टरपीस बोलते हैं इसको, हमसा दमयंती। ये कुछ ना कुछ नोटिफाई भी करती है पर्टिकुलर इमेज, बट ये जो पर्टिकुलर पेंटिंग है बनाई किसने? अभिंद्रनाथ टैगोर, राजा रवि वर्मा, अमृता शेरगिल या नन? राइट आंसर इज राजा रवि वर्मा इज द राइट आंसर। राजा रवि वर्मा, सी फॉर कैलकाटा, बिल्कुल सही आंसर है। पंडित शिव कुमार शर्मा इज एन एक्सपोनेंट ऑफ? ये रहे जी पंडित शिव कुमार शर्मा। एक्सपोनेंट ऑफ मतलब क्या बजाते हैं वो किस इंस्ट्रूमेंट के अंदर स्पेशलाइज करते हैं, किस इंस्ट्रूमेंट को वो बजाते हैं, ये पूछना चाह रहे हैं। जल्दी से बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। वेरी नाइस। अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में एक और बहुत बड़ी अपडेट आने वाली है, 2 बजे मैं शायद लाइव आऊंगा एक बार जुड़ जाना सारे, टेलीग्राम पे अपडेट मैं दे दूंगा तुम्हें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, नाइस नाइस, चलो चलो चलो, वेरी गुड वेरी गुड। राइट आंसर इज पंडित शिव कुमार शर्मा इज एन एक्सपोनेंट ऑफ, ये क्या बजा रहे हैं? संतूर बजा रहे हैं जी। ए 20C नहीं है, संतूर बजा रहे हैं। ए फॉर अहमदाबाद, संतूर बजा रहे हैं। ही इज नॉट प्लेइंग सरोद, ही इज प्लेइंग संतूर। एब्सोल्युटली 20th का ए फॉर अहमदाबाद बिल्कुल सही आंसर है। 20th ए बिल्कुल सही आंसर है। हु वन द फर्स्ट सिल्वर मेडल फॉर एन इंडिविजुअल इवेंट इन द ओलंपिक्स फॉर इंडिया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, और ये आता है, मतलब वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तुम इसको लिख सकते हो। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तुम इसको लिख सकते हो। क्या बोल रहे हैं? हु वन द फर्स्ट सिल्वर मेडल ओलंपिक्स में इंडिविजुअल गेम्स के अंदर इंडिया के लिए किसने जीता था? देखो गोल्ड तो यार सब पूछते हैं और ब्रॉन्ज भी हद तक पूछ लेते हैं, सिल्वर बहुत कम पूछा जाता है, बट यस आने के चांसेस जरूर है। विल्सन जोन्स, लिएंडर पेस, महाराजा करनी सिंह या मेजर RS राठौड़? वेरी गुड, लिएंडर पेस, ओके, लिएंडर पेस नहीं है, ठीक है। 21 देखते हैं, राइट आंसर इज मेजर RS राठौड़। कौन से स्पोर्ट के लिए? ये तुम्हारा होमवर्क है, कमेंट करके मेरे को बताओ कौन से स्पोर्ट के लिए मेजर RS राठौड़ ने फर्स्ट सिल्वर मेडल जीता था ओलंपिक्स के अंदर। जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ, मेजर RS राठौड़ इज एब्सोल्युटली राइट। फ्री थ्रो इज एसोसिएटेड विद, ये भाई साहब ये हमारे एक फेमस प्लेयर हैं बास्केटबॉल के, ये फ्री थ्रो कर रहे हैं। जब तुम फाउल कर देते हो एक हल्के से छोटे से डी के बाहर तुम्हें अलाउ करते हैं ये ऐसे बास्केटबॉल देने के लिए, तो फ्री बास्केटबॉल नेट में डालने के लिए, तो फ्री थ्रो इज एसोसिएटेड विद बास्केटबॉल। ए फॉर अहमदाबाद इज द राइट आंसर। ए बिल्कुल सही है जी, ए बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। व्हाट इज द डेडलाइन फॉर KYC अपडेशन फॉर बैंक अकाउंट्स एज पर द नोटिफिकेशन ऑफ द RBI? ये 2022 का यार तुम्हारे पास करंट अफेयर्स है, इसकी डेट निकल चुकी है, बट तुम्हें एक हिंट दे देता हूं, इसकी डेट निकल चुकी है, सितंबर 30 तो नहीं है। इन तीनों में से एक आंसर है, जल्दी से बताओ क्या आंसर है। RBI ने KYC अपडेट करने की डेडलाइन थोड़ी इंक्रीज करी है। नॉर्मली जब भी करंट ईयर या फिस्कल ईयर फॉर दैट मैटर ऑफ फैक्ट खत्म हो जाता है, एक्सटेंड हो जाता है, वही डेडलाइन देते हैं। जैसे कब खत्म होता है हमारा फिस्कल ईयर? April 1 से लेकर 31 मार्च तक, तो मार्च का कोई डे दिख रहा है? राइट आंसर 31 मार्च 2022। बी फॉर बॉम्बे सबका राइट आंसर आना चाहिए था। मैं बड़े अफसोस के साथ बोलता हूं मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ए भी लिख रहे हैं, ए नहीं है, मार्च 31 इज द राइट आंसर। एक और बहुत बढ़िया स्कीम है, ठीक है, बी आया है, बी आंसर आएगा। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम है, ये एक स्कीम है जो एक स्टेट ने अप्लाई करी है, उसने बोला है, स्टेट गवर्नमेंट ने बोला है कि जितने भी यार पुअर पीपल, पुअर दिखाने का क्या प्रूफ होता है? BPS सर्टिफिकेट, बिलो पॉवर्टी लाइन एक सर्टिफिकेट होता है, बिलो पॉवर्टी लाइन एक कार्ड होता है। अगर आप वो पेट्रोल पंप्स पे दिखाओगे और आप 2 व्हीलर्स के लिए अगर वो पेट्रोल भरवा रहे हो, क्योंकि यार अब BPL का कोई बंदा उसको तो उसके पास तो गाड़ी होगी नहीं, तो 2 व्हीलर्स के अंदर अगर आप पेट्रोल भरवा रहे हो या डीजल भरवा रहे हो, तो आपको 25 रुपए पर लीटर की डिस्काउंट मिलेगा या सब्सिडी मिलेगी। 25 रुपए पर लीटर का आपको कंसेशन मिलेगा उस समय जो भी पेट्रोल या डीजल के प्राइसेस चल रहे होंगे। तो ये कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है? वेरी गुड इनिशिएटिव, बताओ भाई राइट आंसर। बहुत अच्छा, अभिनव कृष्णा, बहुत अच्छा जवाब। राइट आंसर इज झारखंड ने लिया है जी, सी फॉर कैलकाटा। 24th का सी फॉर कैलकाटा आना चाहिए। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने 25 रुपए पर लीटर पेट्रोल और डीजल का प्राइसेस कम किया फॉर द पुअर पीपल? उनका उस स्टेट का नाम है झारखंड। सी फॉर कैलकाटा बिल्कुल सही है। अच्छे इनिशिएटिव है नहीं है, कमेंट करके बताओ। सी फॉर कैलकाटा।
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, नशे करके दिखाओ तुम दिल्ली के अंदर अब जाओगे, तुम्हें बड़े सारे नशे के पॉइंट्स मिलेंगे, नारकोटिक्स ड्रग्स मिलेंगे इधर उधर, नशे करके दिखाओ तुम, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को पता लग जाएगा, तुम्हें पकड़ के उठा के ले जाएगी। ये कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री के अंदर आती है? इनका लोगो भी मैंने तुम्हें दिखा दिया, एक लोगो अच्छा लोगो है, मेरे को लगा तुम मेरे को दिखाना चाहिए तुम्हें। लोगो दिख रहा है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, सत्यमेव जयते, इंडिया का ये लोगो है। ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है? जल्दी से बताओ। नशे करके दिखाओ, उठा के ले जाएगी तुम्हें, नशे मत करना बिल्कुल भी। राइट आंसर इज यूनियन होम मिनिस्ट्री इज द राइट आंसर। होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। बी फॉर बॉम्बे वाले जितने भी है उन सबका आंसर बिल्कुल सही है, बी फॉर बॉम्बे बिल्कुल सही आंसर है। विच स्टेट इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू ऑब्जर्व साहिबजादा दिवस? ये हमारे योगी जी साहिबजादा दिवस इन्होंने अनाउंस किया है। इन्होंने बोला अब से इस स्टेट के अंदर साहिबजादा दिवस मनाया जाएगा, और ये खुद गए गुरुद्वारे सरदारों के साथ, इन्होंने सेलिब्रेट किया। जितने भी हमारे सरदार जी हैं, जितने हमारी सिखिज्म फॉलो करते हैं, सिख जो होते हैं, उनके साथ इन्होंने फॉलो किया साहिबजादा दिवस। तो ये कौन से स्टेट में सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ? राइट आंसर इज उत्तर प्रदेश। जब योगी जी यार इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में ही हुआ होगा ना। योगी आदित्यनाथ क्या है? हमारे सीएम ऑफ यूपी हैं। राइट आंसर इज ए फॉर अहमदाबाद। उत्तर प्रदेश इज एब्सोल्युटली राइट। आगे आ जाए। विच यूनियन मिनिस्ट्री इंप्लीमेंटेड ग्राम उजाला प्रोग्राम? कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री में, मतलब यहाँ पे फाइनेंस, पावर, एग्रीकल्चर, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ग्राम उजाला प्रोग्राम। उजाला का मतलब क्या होता है? एनलाइटमेंट, या लाइट आ गई, या लाइट। यहाँ पे उजाला का यहाँ पे क्या मतलब है? उजाला का लाइट आना। समझ गए? यहाँ पे क्या उजाला का मतलब है? लाइट आना। तो लाइट आ गई, उजाला हो गया। इलेक्ट्रिसिटी से लिंक यहाँ पे तुम कर सकते हो। ग्राम मतलब यहाँ पे ग्रामीण, ग्रामीण का यहाँ पे मतलब होता है गांव में, सबर्ब एरियाज में, पिछड़े हुए इलाकों में लाइट आ जाना। ग्राम उजाला प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने इंट्रोड्यूस करी है। ए फॉर अहमदाबाद। पावर ही तो है ये। मिनिस्ट्री ऑफ पावर क्या करती है? मिनिस्ट्री ऑफ पावर इज द राइट आंसर। मिनिस्ट्री ऑफ पावर क्या करती है? इलेक्ट्रिसिटी का इन्फ्लक्स देखती है कि भाई गांव और जितने भी एक्सटेंडेड रीजन है इंडिया के अंदर, उनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी, बिजली टाइम से पहुंच रही नहीं पहुंच रही। वो पावर किसी भी फॉर्मेट में हो सकती है, बट पहुंचनी चाहिए। ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर का एक विजन है कि हर एक गांव तक बिजली जानी चाहिए। तो यही है ग्राम उजाला योजना, यही सेम चीज के लिए काम करती है कि हर एक एरिया तक बिजली पहुंचे। मिनिस्ट्री ऑफ पावर इज एब्सोल्युटली राइट। ए बिल्कुल सही आंसर है। विच कंट्री प्रोड्यूस स्पेस लॉन्च व्हीकल KSLV-2 न्यूरी रॉकेट? इंपॉर्टेंट है। कौन सी कंट्री ने स्पेस लॉन्च व्हीकल ये प्रोड्यूस किया है? स्पेस लॉन्च व्हीकल का नाम क्या है? व्हीकल का नाम क्या है? KSLV-2 न्यूरी रॉकेट। राइट आंसर बता दो भाई, जो कर रहे हैं। आपके आने के क्या चांस हैं? केशव, बहुत बहुत हाई चांसेस हैं। ये जितने भी क्वेश्चंस आपके पास दिख रहे हैं, हाई चांसेस हैं, इसलिए ये करवाए जा रहे हैं। अभी आपके पास न्यूमेरिकल एबिलिटी के बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आएंगे। राइट आंसर इज साउथ कोरिया। पता होना चाहिए। देखो इधर उधर की बात मत पूछो कि आएंगे नहीं आएंगे, जितना करवाया जा रहा है उतना करो तो आप, क्योंकि व्हेन यू डाउट योर ओन सेल्फ यू स्टार्ट डाउटिंग द टीचर। सेल्फ डाउट का टाइम ये नहीं है। एक हफ्ते के बाद तुम्हारा यहाँ पे CUET फेज 2 स्टार्ट हो जाएगा। 4 अगस्त से स्टार्ट है, 20 अगस्त को खत्म होगा। तो यू नीड नॉट वरी एंड बी इन अ सेल्फ डाउट ऑलवेज कि यार ये मैं सही भी पढ़ रहा हूं। पढ़ते रहो, पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाएगी, और कोई भी गारंटी नहीं होती कि आएंगे ही आएंगे। हाई चांसेस होते हैं। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम यहां पे कर रहे हैं। राइट आंसर इज विच कंट्री प्रोड्यूस स्पेस लॉन्च व्हीकल दिस? राइट आंसर इज साउथ कोरिया। ये आंसर सबको पता होना चाहिए। साउथ कोरिया। तुम्हारा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए क्या मुझे आंसर पता है, ये नहीं होना चाहिए ये आएगा ही नहीं आएगा, मैं सही टाइम वेस्ट कर रहा हूं या सही टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं। तो साउथ कोरिया इज राइट आंसर। जानने में इंटरेस्ट रखो, ये जानने में इंटरेस्ट मत रखो मेरा आएगा नहीं आएगा, मैं गलत जगह तो नहीं आ गया। राइट आंसर इज, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आकार गोस 10। अच्छा अब यार थोड़े न्यूमेरिकल एबिलिटी के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया, डायरेक्ट क्वेश्चन आने शुरू हो गए हैं। क्या है ये? डायरेक्ट क्वेश्चन। डायरेक्ट क्वेश्चन आने शुरू हो चुके हैं, मजा आ जाएगा। चलो भाई डायरेक्ट क्वेश्चन आने शुरू हो गए भाई। 10 मीटर इन 1 सेकंड, तो 10 मीटर पर सेकंड होगी। इसकी स्पीड क्या है? 10 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड को जब तुम्हें किलोमीटर पर आर पे कन्वर्ट करना होता है तो क्या करते हो? 10 इंटू 18/5, 5 2 36 इज द राइट आंसर। अब तो मैं रैपिड फायर घुमाऊंगा, अब तो मैं खेलूंगा, क्योंकि अब नहीं है टाइम, अब नहीं है टाइम इधर उधर गप्पे लगाने का। जो जीके में समझाया बढ़िया, अब तो मैं सॉल्व करना शुरू कर रहा हूं। 36 आ गया, 36 आ गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आगे मूव करें। अ मैन राइडिंग इज बाइसिकल कवर्स 150 मीटर्स इन 25 सेकंड्स। तो स्पीड कितनी होगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है जी। व्हाट इज द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर? इनटू 18/5, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें। 25 5 5 जा 5 3 जा 0 जा 5 6 जा, ठीक है, 5 6 जा 30। 18 इंटू 6
18 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 5, ये आएगा अल्टीमेट आंसर। तो 18 इंटू 6, 6/5 पता है कितना होता है, ये देखो, ये देखो 6/5 कितना होता है, 6/5 होता है 1.2। तो 18 इंटू 1.2, 18 इंटू 1.2 का मतलब बताऊं क्या होता है, 18 इंटू 1.2 का मतलब होता है 18 प्लस 3.6, 21.6 इज द राइट आंसर। बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर, 21.6। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर आ गया सबका 21.6, जिसका आंसर आ गया वो सही है बिल्कुल। इसको सॉल्व करके देखो, 18 इंटू 1.2 कितना होता है, 21.6, ठीक है, 21.6, ठीक है। A alone can do a piece of work in 6 days, B alone in 8 days। बहुत बढ़िया। A and B undertook to do it for 3200 with the help of C they complete the work in 3 days। How much is to be paid to C? ध्यान से समझना, पहले A और B की सिर्फ बात कर लेते हैं। A 6 दिन में करता है, B 8 दिन में करता है। Let total work, LCM of these, LCM आ जाएगा 8 5 8 6 48, LCM 8 आ जाएगा ना, नहीं 8 6 48, उससे पहले भी तो आ रहा है, 6 5 36 48 आएगा, LCM 48 आएगा। तो A की एफिशिएंसी कितनी आ गई 8, B की एफिशिएंसी आ गई 6। क्या बोल रहे हैं, ठीक है। A and B undertook to do it for 3200 with the help of C। अच्छा, इसका मतलब 8 प्लस 6, तो 8 प्लस 6 ये किसकी एफिशिएंसी होगी, A की, ये हो गई B की। एफिशिएंसी निकाली ना यहाँ पे हमने। अब तुम्हें पता होना चाहिए एफिशिएंसी मॉडल क्या है, क्योंकि ये टाइम एफिशिएंसी मॉडल समझाने का नहीं है, ये पता होना चाहिए एफिशिएंसी क्या है। एफिशिएंसी निकलती है टोटल वर्क अपॉन नंबर ऑफ डेज टेकन। तो एफिशिएंसी A की आ गई 8, तो यहाँ पे लिख दिया, B की आ गई 6, और इन दोनों ने 3 दिन काम किया होगा विद द हेल्प ऑफ C। तो इन दोनों ने 3 दिन काम किया होगा, तो इन्होंने टोटल कितना काम किया, 8 प्लस 6 कितना हो गया, 14 इंटू 3 42। अब देखो 48 में से 42 काम किसने किया, A और B ने मिला के। C ने कितना किया होगा, C ने 6 काम किया होगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो C को कितना मिलना चाहिए भाई, C ने जब 6 काम किया, टोटल वर्क 48 था और 3200 डिवाइड करने हैं, तो 6 8 जा 48, 8 4 जा 32, 400 रुपए दे देंगे उसको, बी फॉर बॉम्बे 400 रुपए दे देंगे, इजी क्वेश्चन था, 400 रुपए दे देंगे बी फॉर बॉम्बे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आगे मूव ऑन करें। P is thrice, वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट, टेढ़ा मेढ़ा बट बढ़िया क्वेश्चन है, टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन है बट बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, समझते हैं। P is thrice as good as workman as Q, मतलब P की जो एफिशिएंसी है ना वो Q की एफिशिएंसी से थ्राइस है। मान लो, लेट्स से अज्यूम करके देख लेते हैं, Q की एफिशिएंसी अगर A है तो P की एफिशिएंसी 3A है, ठीक है। ये किसकी एफिशिएंसी होगी, P की, ये होगी Q की, ठीक है। आगे देखते हैं। P is thrice as good as workman as Q and is therefore able to finish a job in 48 days, okay, less than Q, okay। ठीक है। if they work together they can do it in, अच्छा ये साथ में काम करेंगे। देखो, लेट एफिशिएंसी ऑफ क्यू बी ए, एक ऑप्शन ये आ गया, लेट एफिशिएंसी ऑफ क्यू बी ए, लेट एफिशिएंसी ऑफ पी बी 3A, बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन है। अब यहां पे क्या करेंगे हम, एफिशिएंसी का फॉर्मूला देखो, टोटल वर्क हमें पता नहीं, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी ही तो डेज होता है, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी ही तो डेज होता है। इसकी एफिशिएंसी 3A है, ध्यान से समझना, मेरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। Q की एफिशिएंसी A है, P की एफिशिएंसी 3A है। जो भी इनकी एफिशिएंसी का रेशो होता है, ये अगर एफिशिएंसी का रेशो है 1:3, तो इसका ऑपोजिट रेशो इनके नंबर ऑफ डेज का रेशो होता है। तो Q ने 3 दिन 3/1 डेज लिए होंगे, ध्यान से समझना मेरी बात। मान लो टोटल Q ने डेज कितने लिए A, तो P ने कितने लिए होंगे A-48, या इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ना करूं तो B ले लेते हैं, क्योंकि मेरे पास P ने B-48 डेज लिए, Q ने B डेज लिए। ध्यान से समझना, क्या ये मैं कर क्यों रहा हूं, ये बोल रहे हैं P is able to finish a job in 48 days less than Q। तो Q ने अगर B डेज लिए होंगे,
तो P ने B माइनस 48 डेज लिए होंगे। अच्छा, Q और P के डेज का रेशो क्या होगा? 1:3। अभी मैंने बताया लॉजिक कि भाई जो उनका एफिशिएंसी का रेशो होता है, क्या लॉजिक बताया? जो उनकी एफिशिएंसी का रेशो है उसका ऑपोजिट रेशो उनके डेज का रेशो होगा। तो Q अपॉन P इज इक्वल टू 3/1 इज इक्वल टू Q ने कितने डेज लिए? B, और P ने कितने डेज लिए? B माइनस 38, सॉरी B माइनस 48, B माइनस 48। बस कुछ नहीं, हम क्या करेंगे? B माइनस 48। अब यहां पे इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करना शुरू करेंगे, इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करना शुरू करेंगे। क्या आएगा? 3b क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं। 3b माइनस 3 इंटू 48 इज इक्वल टू b। ये 3 इंटू 48 वहां चला जाएगा, b यहां आ जाएगा। 2b इज इक्वल टू 3 इंटू 48। तो b की वैल्यू क्या आ गई? 2 2 जा 4 जा, b की वैल्यू आ गई 72। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट था, ध्यान से समझना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट था। इसका मतलब यह है कि हमारे यहां जो Q भाई साहब है ना, ये जो हमारे यहां पे Q भाई साहब हैं, ये हमारे जो यहां पे Q भाई साहब हैं, इन्होंने 72 डेज लिए काम करने में। और ये जो हमारे P भाई साहब हैं, इन्होंने 72 माइनस 48 लिए होंगे। 72 माइनस 48 का मतलब क्या हो गया? 24 डेज लिए होंगे। तो P ने लिए 24 डेज और Q ने लिए 72 डेज। काम खत्म। अब तो सिर्फ एलसीएम निकालना है और तुम्हारा काम डन। लेट टोटल वर्क बी 72। P की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 3। Q की एफिशिएंसी आ गई 1। बात खत्म। इफ दे वर्क टुगेदर दे कैन डू इट इन 3 + 1 4 डिवाइड बाय 4 कर दो। 4 1 4 4 इज द 32। 18 डेज इज द राइट आंसर। हमें अल्टीमेटली ये निकालना था, हमें अल्टीमेटली सिर्फ ये निकालना था कि यार P इज थ्राइस एज गुड एज वर्कमैन एज Q। इससे एफिशिएंसी का रेशो आया। इसका ऑपोजिट रेशो नंबर ऑफ डेज टेकन का रेशो आएगा। Q ने अल्टीमेटली कितने डेज लिए होंगे? 72 आया, ये काटा पीटी करके, ये वाला सॉल्व करके, क्योंकि B लेट बी द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय Q, हेंस P वुड हैव टेकन B माइनस 48 डेज। इन दोनों का रेशो ही तो क्या होगा? 3:1 होगा। तो फिर B की वैल्यू कितनी आ गई? 72। इसका मतलब P ने 24 लिए। बात खत्म। अब तो ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन बन गया कि भाई जब P ने 32 डेज, सॉरी P ने 24 डेज लिए, Q ने 72 लिए, अगर ये दोनों साथ में काम करते हैं तो कितने दिन में काम खत्म कर देंगे? 18 इज द राइट आंसर। 18 इज एब्सोल्युटली राइट। अच्छा क्वेश्चन था, फास्ट क्वेश्चन। फास्ट करवाने का मेथड बता दिया। एफिशिएंसी का रेशो ही ऑपोजिट अगर कर देते हो, मान लो एक बंदा है P, एक बंदा है R, इन दोनों की एफिशिएंसी का रेशो है 2:1। ध्यान समझना, P is twice as efficient as R। तो नंबर ऑफ डेज की अगर मैं बात करूं तो R का R 2x डेज लेगा। R क्या लेगा? 2x डेज लेगा। और P जो लेगा वो 1 डे लेगा। ये एफिशिएंसी का रेशो हमेशा डेज के रेशो को ऑपोजिट कर देता है। एफिशिएंसी का रेशो डेज के रेशो को ऑपोजिट कर देता है। सचिन इज यंगर देन रमन बाय 7 ईयर्स। ओके जी, सचिन रमन की एज x मान लो, सचिन यंगर है तो x माइनस 7 हो गया सचिन। इफ देयर एजेस आर इन द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ 7:9, हाउ ओल्ड इज सचिन? बहुत बढ़िया, x अपॉन x माइनस 7। तो जो छोटा है वो नीचे आएगा, मतलब 7, ये 9 आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 7x इज इक्वल टू 9x माइनस 9 6 73, 9 7 63, ठीक है। तो कितना आ गया? 63 इज इक्वल टू 2x, क्योंकि 7x वहां जाके माइनस हो जाएगा। x की वैल्यू आ जाएगी सचिन, x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आएगी यहाँ पे 31.5 माइनस 7 अगर करोगे तो 24.5 इज राइट आंसर। डी फॉर दिल्ली इज एब्सोल्युटली राइट, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। डी फॉर दिल्ली, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सबका आंसर आना चाहिए। हाउ ओल्ड इज सचिन? सचिन इज 24.5 ईयर्स ओल्ड। डी फॉर दिल्ली बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। वेरी गुड, ये तो रेशियो का क्वेश्चन था, बड़ी जल्दी हो गया। व्हाट इज लक्ष्मण प्रेजेंट एज इफ आफ्टर 8 years, just a moment, if after 8 years of his age, लक्ष्मण की प्रेजेंट एज क्या है? if after 8 years his age will be 10 times his age 10 years ago. okay, let लक्ष्मण की प्रेजेंट एज भी x। अब इक्वेशन बनाएंगे। अब यहां पे हम क्या बनाएंगे? इक्वेशन। if after 8 years, तो मतलब x plus 8, लक्ष्मण की एज विल बी 10 times his age 10 years back, x minus 10। तो x plus 8 is equal to 10x minus 100। ये 108 यहां पहुंच जाएगा, ये 8 है, ये प्लस हो जाएगा, कितना आ जाएगा? ये 108 is equal to 9x। तो x की वैल्यू कितनी होगी? 108 डिवाइड बाय 9।
9 1 जा 2 जा, x की वैल्यू कितनी आ गई 12, तो राइट आंसर इज 12। उसकी प्रेजेंट एज क्या है, लक्ष्मण की प्रेजेंट एज 12, x ही तो निकालना था, 12 इज द राइट आंसर। सही है सही है सही है 12, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, राइट आंसर इज 12 इज द राइट आंसर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जल्दी से बता दो एक बार, 12 इज द राइट आंसर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। विशाल विशाल विशाल, सी 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 सबका आंसर आ गया, आगे आ जाए। अ वायर इज इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल, ये ना 8th क्लास की मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एक्सपेक्ट करके चल सकते हो तुम, सीवीटी के अंदर ऐसे ही आ रहे हैं। अ वायर इज द फॉर्म ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस इतना। एक बात बताओ, वायर की लेंथ इज इक्वल टू, वायर की जो लेंथ होगी, वायर की लेंथ लिख लो, वायर की लेंथ क्या होगी 2 पाई आर, क्योंकि जो पैरामीटर होता है, जो सरकमफ्रेंस होता है, वही तो लेंथ होती है वायर की, वायर की लेंथ से ही तो सरकमफ्रेंस बनता है। तो 2 पाई आर इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू 3.5, ये गया 10 गया, ठीक है, 7 5 जा 5 2 जा 2 2 जा 22 आ गया। वायर की लेंथ आ गई 22 सेंटीमीटर, वायर की लेंथ आ गई 22 सेंटीमीटर। इट इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेड्थ आर इन द रेशियो 6:5। अच्छा, तो अगर लेंथ 6x है, ब्रेड्थ कितनी है 5x, ठीक है जी, क्योंकि रेशियो दे दिया ना। व्हाट इज द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, तो हम बोल सकते हैं कि भाई 2l प्लस बी, 2l प्लस बी 6x प्लस 5x इज इक्वल टू 22। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। 6x प्लस 5x इज इक्वल टू 2 से ये 11 आ जाएगा, 11 11x इज इक्वल टू 11, तो x इज इक्वल टू 1। इन शॉर्ट लेंथ होगी 6 क्योंकि x की वैल्यू आई 1 और b होगा 5, ब्रेड्थ है 5, लेंथ है 6, तभी तो ये लॉजिक बनाएगा। यस और नो। व्हाट इज द एरिया, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल l इंटू बी होता है 6 इंटू 5 30 स्क्वायर मीटर, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। राइट आंसर इज 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बी फॉर बॉम्बे आंसर आया। द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज इतना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ते हैं क्या है एरिया ऑफ अ स्क्वायर, और एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज इतना, क्या है एरिया ऑफ द स्क्वायर 4096। तो एरिया ऑफ द स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया, लेट द साइड ऑफ, लेट साइड ऑफ स्क्वायर, लेट साइड ऑफ स्क्वायर बी ए। नाउ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4096, क्योंकि एरिया ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर, ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4096। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 64, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 64, मतलब साइड ऑफ द स्क्वायर आ गई 64। फाइंड द रेशियो ऑफ द ब्रेड्थ एंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल हुज लेंथ इज ट्वाइस द साइड ऑफ द स्क्वायर, लेंथ इज ट्वाइस ऑफ दिस, तो मतलब 128, एंड ब्रेड्थ इज 24 सेंटीमीटर लेस देन द साइड। इससे 24 माइनस करोगे तो 40 आ गई ब्रेड्थ। क्या निकालना है, फाइंड द रेशियो ऑफ द लेंथ एंड द ब्रेड्थ, बस इन दोनों का रेशियो निकाल लो। 4 2 जा 4 3 जा 2 जा 4 1 जा 0 जा 2 5 जा 2 16 जा 16 रेशियो 5 है कहीं, 16 रेशियो 5 तो नहीं है, या 5 रेशियो 16 आ गया, 5 रेशियो 16, 5 रेशियो 16 सी फॉर कैलकाटा इज द राइट आंसर। 5 रेशियो 16 इज एब्सोल्युटली राइट, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। 5 रेशियो 16 सी फॉर कैलकाटा आंसर सही है। व्हाट इज द फोर्थ प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन मतलब बताऊं क्या होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या बोल रहा है। फोर्थ प्रोपोर्शन का मतलब है 5 रेशियो 8 जो है, ये डबल करो 15 रेशियो x, ये x हमें निकालना है, ये क्या निकालना है हमें x। तो 5 रेशियो 8 मतलब 5/8 इज इक्वल टू 15/x, 15/x, देखो 5 3 जा x इज इक्वल टू 8 इंटू 3, यहां पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 इंटू 3, 8 इंटू 3 इज 24। बी फॉर बॉम्बे आंसर सबका सही आया, बी फॉर बॉम्बे इज एब्सोल्युटली राइट, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फोर्थ प्रोपोर्शन समझ आ गया सबको क्या होना चाहिए। 2 numbers are in the ratio 3:5, if 9 is subtracted, तो 2 ratios को 3x और 5x मान ले, नंबर्स को 3x और 5x नंबर मान लेते हैं। 9 is subtracted from each, the new numbers are in the ratio, मतलब 3x minus 9 upon 5x minus 9 is equal to 12/23। बहुत बढ़िया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकाल दो। स्मॉलर नंबर क्या होगा, स्मॉलर नंबर अगर 33 है तो वो 55 है, 33 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 24, 55 में से 9 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 46, ठीक है। राइट आंसर इज 33। मैं समझा देता हूं क्यों, ये मैंने हिट एंड ट्राई से कर लिया, तुम ये सॉल्व करके भी कर सकते हो, बट मैंने हिट एंड ट्राई से इसका जवाब निकाल लिया। कैसे,
भाई स्मॉलर नंबर अगर 33 है तो बिगर नंबर क्या होगा, बिगर नंबर ए मैंने स्मॉलर नंबर ले लिया, बी बिगर नंबर ले लिया, 3:5 में था तो ये 55 नहीं होगा, तभी तो इन दोनों का रेशियो 3:5 आएगा। अब इसमें से 9 सब्ट्रैक्ट करना कितना आ गया, 9 सब्ट्रैक्ट करा आ गया 22, इसमें से 9 सब्ट्रैक्ट करना कितना आ गया, सॉरी ये इसमें से 9 सब्ट्रैक्ट करके आएगा 24, यहां पे आएगा 24, इसमें से 9 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा 46। तो देखो 2 1 जा 2 2 2 जा 3 जा, तो 23 रेशो 12:23 आ गया, तो 33 आएगा स्मॉलर नंबर, हिट एंड ट्रायल से हो जाएगा, हिट एंड ट्रायल से हो जाएगा। राइट आंसर इज बी फॉर बॉम्बे इज राइट आंसर। अ नंबर इज डिक्रीज, एक नंबर को डिक्रीज किया जा रहा है बाय 10% एंड देन इंक्रीज बाय 10%। ओके, द नंबर सो ऑब्टेन्ड इज 10 लेस देन द ओरिजिनल नंबर, व्हाट वाज द ओरिजिनल नंबर। हिट एंड ट्रायल से हो जाएगा, ध्यान से समझना, हिट एंड ट्रायल से हो जाएगा, ध्यान से समझो। 1000 ले लें, पहले हिट एंड ट्रायल से करते हैं। अ नंबर इज डिक्रीज बाय 10%, इसमें 10% डिक्रीज करोगे तो 900 आ जाएगा, उसमें 10% इंक्रीज करोगे तो 90 ऐड कर दोगे तो कितना आ गया 990। ठीक है, ये न्यू नंबर आ गया, ओरिजिनल नंबर है। द न्यू नंबर सो ऑब्टेन्ड इज 10 लेस देन द ओरिजिनल नंबर, ए इज द राइट आंसर। तो व्हाट वाज द ओरिजिनल नंबर, समझ गए हिट एंड ट्रायल से। हिट एंड ट्रायल यस और नो समझ आया सबको, ये नहीं आया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें, हिट एंड ट्रायल सबका आंसर आना चाहिए यहाँ पे। राइट आंसर इज 1000 इज द राइट आंसर, राइट आंसर इज 1000। व्हाट वाज द ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर वाज 1000, क्योंकि उसमें अगर 10% माइनस करेंगे तो 900, 900 का 10% इंक्रीज करेंगे तो 90 ऐड करेंगे तो 990। अब ये न्यू नंबर है, ये ओरिजिनल नंबर है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 10 है, 10 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। राइट आंसर इज 40 का ए बिल्कुल सही है। ठीक है, 50% ऑफ 750, इसका आंसर बताओ भाई जल्दी से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी क्वेश्चन, इसका आंसर जल्दी से बता दो। 50% ऑफ 750, 750 का 1/2 कितना होता है 375, 750 का 1/2 कितना होता है, 750 का 1/2 कितना होता है 375, माइनस 1/4 ऑफ इतना 120, कितना आ गया भाई, ये देखो मैंने कितनी जल्दी निकाल दिया, क्योंकि 25% को मैंने लिखा इंटू 1/4, 25% यही तो होता है, तो ये 120 आ गया, कितना आ गया 552, 255, 1/2 ऑफ 3 6 7 जा 50% ऑफ इतना ही तो होता है, माइनस 1/4, ओके 5 5 3 माइनस 1 2, 255 आना चाहिए यार, 225 क्यों लिखा है, एक बार दोबारा सॉल्व करके देखते हैं, एक बार दोबारा सॉल्व करके देखते हैं। 50% ऑफ 750, तो 1/2 ऑफ 750, 1/2 ऑफ 750 कितना होता है 2 3 6 2 7 14 2 5 375, माइनस 1/4, 4 1 2 0 माइनस 120 अगर करेंगे तो कितना आएगा 5 5, 255 आना चाहिए, क्वेश्चन रॉन्ग है, 255 इज द राइट आंसर, क्वेश्चन इज रॉन्ग, 255 आना चाहिए, 255 आना चाहिए, बहुत बढ़िया, सब बिल्कुल सही है, क्वेश्चन रॉन्ग है भाई, 255 आना चाहिए, ऑप्शंस गलत है सारे, इसको मारो गोली, 255 इज द राइट आंसर। आ जाओ, अनइक्वल अमाउंट, देखो यहां पे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इक्वल अमाउंट का गेम बहुत बड़ा है, अगर इक्वल अमाउंट समझ आ गया तभी पूरा क्वेश्चन समझ आएगा। एन इक्वल अमाउंट ऑफ सम इज इन्वेस्टेड, दो स्कीम है जो 5 साल के लिए चलेंगी, दोनों स्कीम, एक स्कीम के अंदर, दोनों स्कीम के अंदर सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, एक स्कीम के अंदर 14% मिलेगा और एक स्कीम के अंदर 10% मिलेगा, तो दोनों में हुआ क्या, डिफरेंस क्या आया, डिफरेंस ये हुआ कि भाई दोनों के सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस 1000 रुपए का आया, तो टोटल सम इन्वेस्टेड कितना आया, सेम क्वेश्चन है, हिट एंड ट्रायल से करके देखो आंसर आ जाएगा, हिट एंड ट्रायल से करके देखो आंसर तुम्हारे हाथ में आ जाएगा बहुत जल्दी। चलो 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 चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एन इक्वल अमाउंट ऑफ सम इज इन्वेस्टेड इन 2 स्कीम्स, अच्छा इक्वल अमाउंट ही तो हमें निकालना है, तो टोटल सम इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टेड इज इतना, देखो इसमें लॉजिक क्या लगेगा, इन्वेस्टेड एक्स अमाउंट है, इन्वेस्टमेंट कितने की है, एक्स अमाउंट की इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट कितने की, एक्स अमाउंट की इन्वेस्टमेंट है, इंटू 14/100 इंटू 5, ये सिंपल इंटरेस्ट है इस स्कीम का, इसका जो सिंपल इंटरेस्ट है इज इक्वल टू 1000 मोर देन द सिंपल इंटरेस्ट एट 10%, सिंपल इंटरेस्ट एट 10%,
बस x की वैल्यू निकल जाएगी इससे। ये देखो क्या हुआ, ये देखो क्या हुआ। तो 1000 इज इक्वल टू ये कितना आ गया, इसको सॉल्व करें क्या, सॉल्व कर लेते हैं चलो। 0 से 0 गया, 5 गया 1/2, ये हो गया 5 1/2, ये आ गया 20, 2 7 जा 10 जा 7/10। तो इसको सॉल्व करके ऐसे कुछ आया 7/10x माइनस 1/2x माइनस 2x इज इक्वल टू 1000। तो 10 आ गया, 7x माइनस 5x इज इक्वल टू 1000। तो 2x इज इक्वल टू 1000 इंटू 10। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 5000। x की वैल्यू 5000 है। टोटल सम इक्वल अमाउंट इन्वेस्ट हुआ दो स्कीम्स के अंदर। एक स्कीम की अमाउंट है 5000, तो दो स्कीम की अमाउंट 5000 इंटू 2 10,000 इज द राइट आंसर। डी फॉर दिल्ली बिल्कुल सही है भाई, 10,000। अशोक लेंट 7,000 टू आशा फॉर 3 years and 4,000 to Charu for 2 years and simple interest and at the same rate of interest if Ashok received 3,000। पहले हमें क्या निकालना था, इसमें हमें प्रिंसिपल अमाउंट निकालना था, इसमें हमें क्या निकालना था, प्रिंसिपल अमाउंट निकालना था। सिंपल इंटरेस्ट दे रखा था, प्रिंसिपल अमाउंट निकालना था। अब इसमें हमें प्रिंसिपल दे रखा है और रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। भाई अशोक ने 7,000 तो किसको दिए, देखो बड़ा सिंपल फॉर्मूला सा लगेगा। सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, टोटल सिंपल इंटरेस्ट जब 3,000 दे रखा है तो इसमें प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। भाई 7,000 3 ईयर्स के लिए लेंट करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता नहीं, आर मान लेते हैं अपॉन 100। ये क्या हो गया, इसको क्या बोलते हैं, पी आर टी अपॉन 100। समझ गए, ये पी आर टी अपॉन 100 एक एक्सप्रेशन है, ये एक इंटरेस्ट होगा। प्लस 4,000 इंटू 2 इंटू रेट हमें पता नहीं, आर ही होना चाहिए क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, इंटू अपॉन 100 इज इक्वल टू 3,000। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर 100 से 100 काट दो, ये लो जी 100 से 100 काट दो। 7 3 जा 2110 आर प्लस 4 2 जा 80 आर इज इक्वल टू 3000। तो ये कितना आ गया 290 आर। 7 3 जा 21 4 2 जा 8, 7 3 जा 21 4 2 जा 8। ओके, ये कितना आ गया, टोटल आर कितना आ गया 290 आर। इसको मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं, ये देखो 290 आर इज इक्वल टू 290 आर इज इक्वल टू 3000। तो आर आ जाएगा, देखो आर कितना आएगा अपॉन 290। तो आर आना चाहिए कुछ, अगर इसमें इसको 30 से करूं तो 10 के अराउंड आना चाहिए, 11 तो नहीं आएगा भाई, 10 के अराउंड आना चाहिए क्योंकि 10 जा 290 होगा, 10 जा 290 होगा तो ये तो आएगा नहीं। 10.81 10.35 10.75 राइट आंसर इज 10.35 आएगा कुल मिला के। आंसर एक बार कैलकुलेट करके देखना, राइट आंसर इसका आएगा 10.35। राइट आंसर इज सी फॉर कैलकाटा, 10.35% इज एब्सोल्युटली राइट। सी फॉर कैलकाटा बिल्कुल सही आंसर आएगा 10.35, सी बिल्कुल सबका आंसर सही आ गया। When a plot is sold for 18,700, the owner loses 15%। बहुत बढ़िया भाई, ओनर ने कितने में खरीदा होगा उसको सीपी मान लेते हैं। ओनर ने जो प्लॉट है वो कितने में खरीदा होगा उसको मान लेते हैं सीपी। सीपी के ऊपर अगर 15% का लॉस हुआ, इसका मतलब उसकी वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू कितनी रहेगी 0.85। कितना हुआ भाई, ओनर ने 15% लूज करे बाय सेलिंग द प्लॉट फॉर 18,700। तो सीपी इंटू 0.85, क्योंकि उसकी रेजिडुअल वैल्यू तो इतनी रहेगी ना, 15% के लॉस के बाद रेजिडुअल वैल्यू तो 85% रहेगी। तो सीपी इंटू 0.85 इज इक्वल टू 18,700। तो सीपी इज इक्वल टू 18,700 डिवाइडेड बाय 0.85 इंटू 100 करेंगे। ठीक है जी, समझ गए। सीपी को कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 5 2 जा 0 जा 5 1 जा 5 7 जा 35। 17 से ये कट रहा है, यस और नो, 17 से ये कट रहा है क्या, हाँ कटेगा, क्यों नहीं कटेगा, देखो कैसे कट रहा है। 17 1 जा 100 जा 1100 क्या है, 1100 इंटू 20 कितना आ गया 1100। इसको मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं, 1100 इंटू 20 इज इक्वल टू 22,000। तो ये क्या आया, ये प्लॉट का सीपी 22,000 आ गया। बस अब तो क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। एट व्हाट प्राइस मस्ट द प्लॉट बी सोल्ड इन ऑर्डर टू गेन 15%। इसको इंटू 1.15 कर दो भाई। जब लॉस हुआ तो मैंने क्या किया, जब लॉस हुआ तो 0.85, जब प्रॉफिट हुआ तो उसमें ऐड कर दो 1 में 1.15, इसको मल्टीप्लाई करो, राइट आंसर क्या आएगा 25,300 इज राइट आंसर। सी फॉर कैलकाटा बिल्कुल सही है, 25,300 बिल्कुल सही आंसर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। वेरी गुड, 22,000 आने की देर थी, उसके बाद तो बड़ा इजी हो गया क्वेश्चन। आगे आ जाओ। 100 ऑरेंजेस आर बॉट एट द रेट ऑफ 350, मतलब 100 ऑरेंजेस की टोटल नेट वर्थ 350 है। तो एक ऑरेंज की सीपी बता दो भाई, एक ऑरेंज की सीपी क्या होगी, 3.5 होगी नहीं होगी भाई। 100 ऑरेंजेस जब 350 में खरीदे
तो एक ऑरेंज 3.5 में खरीदेगा, एक ऑरेंज 3.5 में खरीदेगा। और एसपी क्या है 48 पर डजन, मतलब 48 रुपीज 12 के बेचे, तो एक 48 बाय 12 का बेचा होगा 4 रुपए का। वन ऑरेंज की एसपी कितनी आ गई 4 रुपए आ गई। बस कुछ भी नहीं करना, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट होगा कितने का 4 माइनस 3.5 0.5 का अपॉन सीपी 3.5 इंटू 100, 5 7 100 बाय 7 कितना होता है, 100 बाय 7 कितना होता है 14 2 बाय 7 प्रॉफिट, 14 2 बाय 7 गेन होगा, लॉस थोड़ा ना हो रहा है भाई। सीपी 3.5 है, एसपी 4 है, 4 माइनस 3.5 0.5 डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100, तो 0.5 डिवाइडेड बाय 3.5 इंटू 100, राइट आंसर इज 14 2 बाय 7% गेन इज राइट आंसर। ठीक है जी, राइट आंसर इज 14 2 बाय 7% गेन इज एब्सोल्युटली राइट। आगे आ जाए 45th, ए फॉर अहमदाबाद बिल्कुल सही आंसर है। द मीन ऑफ 50 ऑब्जर्वेशंस, मतलब 50 का मीन, बहुत बढ़िया, 50 ऑब्जर्वेशंस का मीन क्या है, 50 ऑब्जर्वेशंस का मीन इज 36। इट वाज फाउंड दैट लेटर एन ऑब्जर्वेशन 48 वाज रॉन्गली टेकन एज 23, 48 को 23, द करेक्टेड मीन इज, ओके भाई बाद में पता लगा कि जो ऑब्जर्वेशन थी ना 48 को, उसको तो गलती से 23 ले लिया गया, तो 36, एक बात बताओ, एक खुद लॉजिक लगाओ, 36 मीन था, ओरिजिनल मीन वाज 36, वो तो ओरिजिनल मीन था, वो तब मीन था जब 48 की वैल्यू को 23 ले लिया गया। तो यार 48 को 23 ले लिया गया तो रियलिटी में तो मीन कम आया, मीन अब बढ़ना चाहिए। करेक्टेड मीन मतलब एक तो ऑप्शन होता है 50 इंटू 36 माइनस 23 प्लस 48 अपॉन 36, एक तो ऑप्शन होता है करेक्टेड मीन, आराम से ऐसे निकल जाएगा। क्या मैंने किया, मैंने किया क्या, ये रहा टोटल वैल्यू माइनस जो गलत वैल्यू थी उसको डिलीट करा, प्लस ओरिजिनल वैल्यू को ऐड कर दिया, डिवाइड बाय 36, क्योंकि सॉरी डिवाइड बाय 50, यहां आना चाहिए डिवाइडेड बाय 50, एक तो ऑप्शन है ये डिवाइड बाय 50, क्योंकि 50 ऑब्जर्वेशन होती है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आता है ना आंसर, अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एक और ऑप्शन है भाई 48 लाना था, 23 ले चुके थे, कितना बच गया था 48 माइनस 23 बच कितना गया था 5, और ये बच गया 25। ध्यान से समझना, 25 ऐड होना रह गया था भाई, 48 ऐड होना था, उसके गलती से हमने 23 लिख दिया, 25 ऐड होना बच गया था, तो कोई बात नहीं, जो ओरिजिनल जो पहले मीन आया था, मीन क्या था 36, उसमें 25 बाई 50 ऐड कर दो, ये तो ऐड होना था और 50 में डिवाइड कर दिया तो 1/2, तो 36.5 इज राइट आंसर। इसका शॉर्टकट मेथड है ये भाई, इतना तो मीन होना ही चाहिए, इससे ऊपर होना चाहिए, कितना ऊपर होना चाहिए, जो रेजिडुअल अमाउंट है 48 ऐड होना था, 23 ऐड कर दिया, तो कितना ऐड होना बच गया, कितना ऐड होना बच गया 25 ऐड होना बच गया। जब 25 ऐड होना बच गया तो उसको 50 से डिवाइड भी तो करोगे, मीन निकाल रहे हैं ना, 25 बाई 50, 36 प्लस 25 बाई 50 मतलब 36 प्लस 1/2 मतलब 36.5। बी फॉर बॉम्बे इज राइट आंसर, बी फॉर बॉम्बे बिल्कुल सही आंसर है, बी बिल्कुल सही आंसर है, बी फॉर बॉम्बे 36.5। द एवरेज ऑफ 11 नंबर्स इज इतना, इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 नंबर्स इज इतना एंड दैट ऑफ लास्ट 6 नंबर्स फाइंड द मिडिल नंबर। मतलब ये मैं कहीं बार, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है और ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, कहीं बार मैं करवा चुका हूं इसको, मतलब नॉट वंस अ लॉट ऑफ टाइम्स। इसमें क्या होता है, इन सबको ऐड करो, उसमें फिर ये माइनस कर दो, ऐसे होगा कि भाई 6 इंटू 10.5 प्लस 6 लास्ट 6 की एवरेज क्या है इंटू 11.4 माइनस इन दोनों को ऐड करने के बाद एवरेज ऑफ 11 नंबर्स 11 इंटू 10.9 माइनस कर देना। थोड़ा डेसिमल का प्रॉब्लम आएगा वरना आंसर निकल जाएगा, तुम्हारे पास मिडिल नंबर की वैल्यू आ जाएगी। ये करके देखना, तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर बता देता हूं, बी फॉर बॉम्बे आएगा। एक बार तुम खुद करके देख लेना, इजी क्वेश्चन था, समझाने वाला कुछ है नहीं, इक्वेशन मैंने बना दी, तुम उसके बाद कर सकते हो, इतना ज्यादा टाइम स्पेंड करने की हमें लोड नहीं है। जिस क्वेश्चन को तुम समझ चुके हो उसको बार बार एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं इस समय। एवरेज ऑफ 6 नंबर्स इज 7.5, बहुत अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, देखते हैं क्या बोल रहा है। एवरेज मींस प्रपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, इस पे ज्यादा क्वेश्चन जनरल टेस्ट के इस बार आ रहे हैं। एवरेज अरिथमेटिक मीन ऑफ 6 नंबर्स इज इतना, इफ वन ऑफ द 6 नंबर्स इज मल्टीप्लाइड बाय 4, ओके, द एवरेज ऑफ द नंबर डिक्रीजेस बाय 0.5, वही लॉजिक है जो पिछला लगाया था, 23 ऐड कर दिया गलती से, 48 ऐड होना था 23 ऐड कर दिया, तो मेरा एवरेज बढ़ना चाहिए 25/50 से, अभी मैंने क्वेश्चन करके दिखाया, ये सेम क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है भाई, एवरेज ऑफ 6 नंबर्स इतना है, कोई बात नहीं,
इफ वन ऑफ द नंबर्स, उसने एक नंबर उठाया और उसको मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, उसके कारण एवरेज डिक्रीज हो गई। एवरेज डिक्रीज होने का मतलब बताऊं क्या होता है? टोटल वैल्यू में से घट रहा है, टोटल वैल्यू में से घट रहा है, मतलब 0 और 2 तो आंसर नहीं होगा, माइनस में आंसर होगा। यार एक बात बताओ, एक ऑप्शंस को, एक 6 ऑब्जर्वेशन है मेरे पास, एक ऑब्जर्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करके मेरा एवरेज घट रहा है, तो माइनस हो रही है ना टोटल वैल्यू में से चीज। टोटल वैल्यू में से चीज जब माइनस हो रही है, तो ये बोल सकते हो वन ऑफ द 6 नंबर्स इज मल्टीप्लाइड बाय 4, द एवरेज ऑफ द नंबर डिक्रीजेस बाय 0.5, विच ऑफ द 6 नंबर्स इज मल्टीप्लाइड बाय 4। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है, कैसे होगा ये। एवरेज ऑफ 6 नंबर्स इज इतना, तो टोटल कितना हो गया 6 इंटू 7.5, ये तो टोटल है, ये तो टोटल है, ठीक है, ये तो टोटल तामझाम है, 6 इंटू 7.5। इसमें से कुछ हमने माइनस किया होगा, कुछ माइनस किया, मान लो ए माइनस किया, तो न्यू एवरेज क्या आ गई, डिक्रीजेस बाय 0.5। पहले 7.5 थी, अब 7, अब क्या है, अब है 7 इंटू 6 है। भाई पहले भी 6 ऑब्जर्वेशन थी, अब भी तो 6 ऑब्जर्वेशन है। एक नंबर को डिक्रीज, मतलब एक नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसको निकाल नहीं रहे या एग्जिट नहीं कर रहे। अरे ए की वैल्यू कितनी होगी, बस इतना बताओ। 7 6 42, 6 5 30, तो 42 45, तो ये 45 माइनस ए इज इक्वल टू 42। तो देखो ए की वैल्यू क्या आएगी, ए की वैल्यू आएगी 3, 45 माइनस 42, ए की वैल्यू आएगी 3। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 4, राइट आंसर इज -3। अब -3 को मल्टीप्लाई किया होगा 4 से, तभी तो वो निकल रहा होगा। ए की वैल्यू आएगी 3, क्यों 3? अब देखो इट डिक्रीज बाय 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो राइट आंसर इसका होना चाहिए -3, क्योंकि ए की वैल्यू आ गई 3 इज द राइट आंसर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हमने पहले ही अज्यूम कर लिया कि एक नंबर को घटा रहे हैं, तो माइनस ए की वैल्यू -3, ए इज द राइट आंसर, मतलब ए फॉर अहमदाबाद -3 इज एब्सोल्युटली राइट, -3 इज एब्सोल्युटली राइट। एक और लॉजिक भी लगा सकते हो, एक आंसर तो मैंने पूरा लॉजिक करके समझा दिया तुम्हें इक्वेशन बना के। एक और लॉजिक ये देखो, एक नंबर डिक्रीज हो रहा है 0.5 से, मतलब एवरेज डिक्रीज होगी 0.5 से, तो खुद बताओ 6 नंबर्स की एवरेज 0.5 से डिक्रीज हो रही है, तो 6 इंटू 0.5 कितना होता है 3। डिक्रीज हो रहा है तो -3 नहीं होगा आंसर, डिक्रीज हो रहा है तो -3 आंसर होगा। राइट आंसर समझ गए, राइट आंसर इज -3 इज द राइट आंसर। आगे आ जाए भाई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, नन ऑफ देम, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आगे आ जाओ। अ स्टूडेंट्स एवरेज स्कोर ऑफ 5 टेस्ट वाज जितना, व्हाट मस्ट बी द स्टूडेंट स्कोर इन 6 टेस्ट, ओके सॉरी, सो दैट द एवरेज ऑफ 6 टेस्ट बिकम 41। बहुत बढ़िया, अच्छा इजी क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि भाई एक स्टूडेंट का 5 टेस्ट का एवरेज 5 इंटू 38, टोटल इसका स्कोर है 5 इंटू 38, उसका नेक्स्ट टेस्ट में स्कोर या 6th टेस्ट में क्या स्कोर होना चाहिए, ताकि उसकी 6 टेस्ट की एवरेज 41 बन जाए, प्लस एक्स मान लो इज इक्वल टू 6 इंटू 41 लिख दो, काम खत्म। 8 5 40, 5 6 15, 19, 190 प्लस एक्स इज इक्वल टू 6 1 6 6 4 24, तो x इज इक्वल टू 246 माइनस 190, ये आ गया 6 और ये आ गया 5, 56 इज द राइट आंसर, 56 डी फॉर दिल्ली इज द राइट आंसर। ये सब कोई क्वेश्चन समझ आई? इसी क्वेश्चन से तुम्हारा आंसर निकल जाएगा, x इज इक्वल टू 56, डी फॉर दिल्ली, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, 56 इज एब्सोल्युटली राइट। आउट ऑफ 7 चिल्ड्रन, वेरी गुड, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन और आने के पूरे चांसेस, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, करो। क्या बोल रहा है, आउट ऑफ 7 चिल्ड्रन द यंगेस्ट इज बॉय, then find the probability that all the remaining children are boys। लाजवाब क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन। इसको एक बार करना स्टार्ट करो। Which of the 6 number is multiplied by 4 लिख रहा है, तो n -3 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। उसका लॉजिक ये है, ध्यान से समझना, -3 इसमें बताऊं क्या हो रहा है, -3 इंटू 4 कितना होता है, -12, -3 इंटू 4 कितना होता है, -12। अब -12 को 6 से डिवाइड करोगे तो -12 को तुम अगर डिवाइड करोगे, -12 को अगर तुम 6 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 0.5 आएगा, तो माइनस जा रही है ना वो फिगर, इसलिए आ रहा है। कौन सा ट्रेंड, ये देखो भाई, आउट ऑफ 7 चिल्ड्रन द यंगेस्ट इज बॉय, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द रिमेनिंग चिल्ड्रन आर बॉयज। बहुत बढ़िया। एक बात बताओ, 7 चिल्ड्रन है, 1 2 3 4 5 6 7, ये बॉय है, कंफर्म्ड हो गया।
हमें इससे कोई मतलब लेना देना ही नहीं, हमें तो 1 2 3 4 5 6 इनसे मतलब लेना है। अच्छा, इसमें बॉय भी निकल सकते हैं, गर्ल भी निकल सकती है, इसमें बॉय भी निकल सकता है, गर्ल भी, इसमें बॉय भी गर्ल भी। अभी हम थर्ड जेंडर की बात नहीं करते, इसमें सिर्फ दो जेंडर्स अलाउड है, बॉय भी गर्ल भी, बॉय भी गर्ल भी। तो खुद लॉजिक लगाओ, इन 7 चिल्ड्रन में से बॉय या गर्ल में से कुछ भी निकल सकता है। इसमें बॉय निकलेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2। इसमें बॉय निकलेगा, उसमें प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2। इसमें बॉय निकलेगा, इसमें तो इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। ये 7 बार, सॉरी 6 बार करेंगे, एक ऑब्जर्वेशन तो गायब होगी ना, तो 6 बार मतलब 1/2 की पावर 6, 1/64 इज द राइट आंसर। राइट आंसर इज 1/64। ये समझ नहीं आता पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है भाई, क्या प्रोबेबिलिटी है, एक बच्चे की तो प्रोबेबिलिटी में समझ आ गई कि भाई ये तो बॉय है, उसको तो भूल जाओ। बाकी 6 बच्चों में से क्या प्रोबेबिलिटी है कि भाई ये बॉय निकलेगा, 1/64 इज द राइट आंसर। 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, समझ गए? तो 1/2 की पावर 6, 1/64 इज एब्सोल्युटली राइट। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है, आगे आ जाए। 1/64, चलो। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, सीमा सेज, भाई एक फोटोग्राफ की तरफ सीमा देख रही थी, उसने बोला ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। माई ग्रैंडफादर के जो सन है, मेरे ग्रैंडफादर का ओनली सन, मेरे ग्रैंडफादर का ओनली सन, ओके, और उनके सन, ठीक है। ही, हाउ इज द मैन इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू सीमा? वो क्या है उनके? ब्रदर होंगे ना, ब्रदर होंगे ना भाई। ये जो है, ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। मेरे ग्रैंडफादर के सन मेरे पापा, मैं मान लो मैं सीमा हूं, मेरे ग्रैंडफादर के सन मेरे पापा हुए, मेरे पापा का ओनली सन, ओनली मेरे पापा का जो सन है वो मेरा भाई हुआ। तो सीमा भाई से कैसे रिलेटेड, मतलब सीमा उस बंदे से कैसे रिलेटेड है? शी इज द ब्रदर, मतलब ही इज द ब्रदर ऑफ सीमा। ए फॉर अहमदाबाद, ब्रदर इज एब्सोल्युटली राइट। बहुत इजी क्वेश्चन। वेजिटेबल, ब्रिंजल और कॉलीफ्लावर में वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग तुम्हें बताना है क्या इंटर रिलेशनशिप है। राइट आंसर इज डी फॉर दिल्ली। भाई ये तो हो गई वेजिटेबल, मैं एक बार दिखा देता हूं। ये हो गई वेजिटेबल, ये होगी ब्रिंजल, ये होगी कॉलीफ्लावर। राइट आंसर इज डी फॉर दिल्ली। कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी इसमें, इजी क्वेश्चन था। आगे आ जाओ, क्या है? आयरन, लेड, नाइट्रोजन। आयरन, लेड और नाइट्रोजन में कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है, तो आपस में वेन डायग्राम डिस्टिंक्ट होंगे, कुछ भी इंटरसेक्शन नहीं होगा। बी फॉर बॉम्बे सही है, बी फॉर बॉम्बे बिल्कुल सही है। डैश इज टू जेनिथ, सिमिलरली फियर इज टू कंपोजर। मैंने कंपोजर का मतलब बहुत अच्छे से समझाया था। ये बोल सकते हो सेल्फ कंट्रोल, या बोल सकते हो कामनेस, स्टेट ऑफ कामनेस। फियर मतलब डर लगना, कंपोजर मतलब डर ना लगना, काम है नेचर, पीसफुल, पीसफुल माइंड में तुम एग्जिस्ट कर रहे हो इस समय। तो फियर और कंपोजर एक दूसरे के क्या है? ऑपोजिट। फियर और कंपोजर एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। फियर और कंपोजर एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। फियर का मतलब डर लगना, कंपोजर का मतलब काम, कंपोज्ड, डाउन टू अर्थ, सेल्फ कंट्रोल। तुम आराम से अपनी जिम्मेदारी तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे इमोशंस कंट्रोल में है। फियर मतलब डर लगना, इसके ऑपोजिट है। जेनिथ मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट, या टॉप मोस्ट पॉइंट, या पिनेकल, या एपेक्स, एपेक्स, हाइट्स, पिनेकल, ये सब क्या है? इसके सिनोनिम है। हमें तो एंटोनिम ढूंढना है। हेवन भी ऊपर हो गया ना, अप। राइट आंसर इज नादिर। नादिर और बॉटम इसके एंटोनिम्स होते हैं। NADIR या बॉटम इसके एंटोनिम्स होते हैं। डी फॉर दिल्ली इज एब्सोल्युटली राइट। डी फॉर दिल्ली इज एब्सोल्युटली राइट। डैश इज टू जेनिथ, जेनिथ का मतलब होता है टॉप मोस्ट पॉइंट, एपेक्स पॉइंट, पिनेकल पॉइंट, टॉप मोस्ट पॉइंट। इसका ऑपोजिट क्या होगा? नादिर। जेनिथ का ऑपोजिट बॉटम या नादिर इज द राइट आंसर। डी फॉर दिल्ली बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि फियर का ऑपोजिट क्या हो गया? कंपोजर। डी फॉर दिल्ली बिल्कुल सही आंसर है। फाइंड द ऑड वन आउट। ऑड वन आउट क्या है? ये किसका क्यूब हो गया? 2 क्या? ये 3 का क्यूब, ये 4 का क्यूब, ये तो स्क्वायर हो गया, ये तो 5 का क्यूब यहां पे आना चाहिए था, तो ये ऑड वन आउट हो गया। 100 इज ऑड वन आउट, क्योंकि ये तो 10 का स्क्वायर है, ये क्यूब है ही नहीं। 100 किसी का स्क्वायर, 100 स्क्वायर होता है, 10 का क्यूब नहीं होता। तो यहां पे ये देखो 6 का क्यूब, ये 7 का क्यूब, ये 5 का क्यूब, ये 100 कहां से आ गया? तो ये ऑड वन आउट है 100। राइट आंसर इज बी फॉर बॉम्बे। आगे आ जाओ। सैम रैंक्ड, रैंकिंग एंड ऑर्डरिंग के क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है भाई, करके दिखाओ। रैंकिंग के अच्छे क्वेश्चन है, एक बार करके दिखाओ भाई, इसका आंसर क्या होगा? वेरी नाइस, तुम सब बहुत अच्छे से आंसर्स दे रहे हो। आई एम प्राउड ऑफ ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। लगे रहो, मेहनत करते रहो, हारना नहीं है, थकना नहीं है अपने को, मेहनत हमें करते रहना है, ठीक है जी। सैम रैंक्ड 9th फ्रॉम द टॉप एंड 38th फ्रॉम बॉटम। हाउ मेनी स्टूडेंट्स? बताया मैंने
टॉप की रैंक को ऐड क्या करो 38, बॉटम की रैंक को ऐड क्या करो -1 कर दिया करो, तो 9 + 37 6, 46 इज द राइट आंसर। इसको सॉल्व करोगे तो 46 आंसर आ जाएगा। बी फॉर बॉम्बे कई बार करवा चुके हैं, कई बार करवा चुके हैं सेम क्वेश्चन। 46 इज एब्सोल्युटली राइट। आगे आ जाए। इन अ रो ऑफ बॉयज इफ ए हु इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट एंड बी हु इज 9th फ्रॉम द राइट इंटरचेंज देयर पोजीशंस, ए बिकम्स 15th फ्रॉम लेफ्ट। इंपॉर्टेंट है बट इजी क्वेश्चन है, लगता थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। भाई इन अ रो ऑफ बॉयज ए हु इज 10th फ्रॉम लेफ्ट, ये एक रो ऑफ बॉयज है। सभी स्टूडेंट सेशन को लाइक कीजिए, 150 लाइक सभी का भी हो जाने चाहिए। आप स्टूडेंट्स आते हो, सब्सक्राइब करते हो, देखते हो वीडियोस, बट आप ना क्या करते हो, लाइक करना भूल जाते हो। ये लाइक्ड वीडियोस में जाती हैं आपकी यूट्यूब फीड के ऊपर। यूट्यूब को पता लगता है आपका एग्जाम आने वाला है, आपके पास और ऐसे अच्छे अच्छे सजेशंस वो डालने शुरू करेगा। तो सेशन को लाइक करो जल्दी जल्दी सारे, सभी स्टूडेंट सेशन को लाइक कर दें। ए इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट, तो भाई ए की वैल्यू मतलब ए की पोजीशन 10th फ्रॉम लेफ्ट हो गई। बी हु इज 9th फ्रॉम द राइट, देखो बी इज 9th फ्रॉम द राइट। उसके बाद बताऊं क्या हो, उसके बाद ना इन्होंने अपनी पोजीशन इंटरचेंज करी, ए बी की जगह आ गया, बी ए की जगह आ गया। हु इज 9th फ्रॉम द राइट इंटरचेंज देयर पोजीशन, ए बिकम्स 15th फ्रॉम द लेफ्ट। ध्यान से समझना, ए बिकम, ये इंटरचेंज करने के बाद ए बिकम 15th, यहां पे आके 15th फ्रॉम लेफ्ट हो गया। एक बात बताओ, जब ए बी की पोजीशन पे गया होगा वो 15th फ्रॉम लेफ्ट हो गया, बट राइट से तो यार वही पोजीशन पे होगा ना, राइट से तो वो 9th पोजीशन पे ही होगा, क्योंकि बी पहले 9th पोजीशन पे था राइट से। बी की पोजीशन फ्रॉम रिस्पेक्ट ऑफ राइट दे रखी थी, ए बी की पोजीशन में गया तो लेफ्ट पोजीशन का तो उन्होंने बता दिया 15th हो गया, राइट पोजीशन पे तो अभी वो 9th पे ही होगा। हाउ मेनी बॉयज आर देयर, बस ए के पर्सपेक्टिव से देखो क्या होगा। ए की पोजीशन लेफ्ट से 15 है, राइट से 9th है, -1 कर दो, लेफ्ट पोजीशन प्लस राइट पोजीशन -1, आंसर तुम्हारा आएगा 15 + 8 23 इज द राइट आंसर। 23 इज एब्सोल्युटली राइट। ए फॉर अहमदाबाद इज द राइट आंसर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें। हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द रो, 23 बॉयज आर देयर इन द रो, 23 बॉयज आर देयर इन द रो, ठीक है जी। ए फॉर अहमदाबाद कोई प्रॉब्लम नहीं है, 23। इन अ सर्टेन कोड रोर ROAR इज रिटन एज उर्दू URDU। ओके जी, देखो क्या हो रहा है, तो उर्दू कैसे लिखा जाएगा, अच्छा उसी कोड में उर्दू कैसे लिखा जाएगा, देखो अच्छा क्वेश्चन है। देखो RSTU तो 2 छोड़ के ये आ गया, OPQR तो 2 छोड़ के ये आ गया, ABCD 2 छोड़ के ये आ गया, RSTU तो 2 छोड़ के ये आ गया, उर्दू आ गया। UVWX तो सबसे पहले आएगा X, X स्टार्ट ही सिर्फ एक हो रहा है, XUGX इज द राइट आंसर, XUGX इज द राइट आंसर। बी फॉर बॉम्बे इज एब्सोल्युटली राइट, बी फॉर बॉम्बे इज एब्सोल्युटली राइट, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आगे आ जाओ। In a certain code, Limca is written as this. Which of the following is written as? Okay. Which of the following words? मतलब यहाँ पे कोडिंग दे दी, सॉरी कोडिंग दे दी तुम्हें, डिकोडिंग दे दी तुम्हें, उसका ओरिजिनल वर्ड बताना है, कोडिंग दे रखी है तुम्हें, उसका ओरिजिनल वर्ड बताना है। तो लिम्का LIMCA is written as HJLDZ. लिम्का is written as this. ओके जी, तो क्या होगा, देखो देखो क्या हो रहा है, IJLMCDZA, ये ऊपर आ रहा है नीचे जा रहा है, ये ऊपर आ रहा है ये नीचे जा रहा है, पर LH का मतलब मेरे को समझ नहीं आया। HIJKL, देखो ना HIJKL, ये तो 3 छोड़ के ऊपर आ गया, तो H और L में बस यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस ज्यादा है, बाकी सब में तो IJ आ गया, LM आ गया, CD आ गया, ZA आ गया, एक नीचे जा रहा है एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे जा रहा है एक ऊपर जा रहा है। तो देखते हैं IFWJBP, तो ऊपर वाला वर्ड हमें ढूंढना है, ठीक है, ऊपर वाला वर्ड हमें ढूंढना है। M से मैं स्टार्ट नहीं करूंगा, F से स्टार्ट करते हैं ना, देखो ना 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ओके। इसका आंसर EF, देखो ना ऐसे आएगा IFWJBP, ये वर्ड्स हमें ढूंढने हैं। देखो E के आगे, E के नीचे F आएगा, W के आगे क्या आएगा, W के आगे आएगा X, मेक्सिको इज द राइट आंसर, क्योंकि E ये आएगा X, WX, IJ ये I आएगा, BC फिर आएगा OP, समझ गए, BCOP, और IJKLM, तो यहां पे आना चाहिए मेक्सिको। ए फॉर अहमदाबाद, मेक्सिको इज द राइट आंसर, मेक्सिको मेक्सिको मेक्सिको, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, राइट आंसर इज मेक्सिको इज एब्सोल्युटली राइट, मेक्सिको बिल्कुल सही आंसर है भाई सबका।
बता दो भाई इसका नेक्स्ट आंसर बताओ. What will be the number at the bottom if 5 is at the top and the two positions of the dice being given is this? तो what will be the number at the bottom? तो 5 के ऑपोजिट बेसिकली पूछ रहा है यार. अगर 5 टॉप पे है तो हमें बॉटम पूछ रहा है क्या होगा. ये डाइस की एक पोजीशन है, 5 टॉप पे है, बॉटम पे क्या होगा. तो बॉटम पे क्या होगा, 5 के ऑपोजिट पूछ रहा है क्या होगा, क्योंकि बॉटम पे अगर 5 है तो नीचे बॉटम होगा ना. टॉप पे अगर 5 है तो नीचे बॉटम होगा, बॉटम मतलब 5 के ऑपोजिट. ये एडजस्टेंट फेसेस होते हैं. देखो 2 के एडजस्टेंट फेस 2 है, 4 है, 3 है. 2 के एडजस्टेंट 2 3 और यहां पे 4 है. ठीक है. 2 के एडजस्टेंट एक और फेस है 6 और 2 के एडजस्टेंट एक और फेस है 1. तो 6 के ऑपोजिट 1 होगा, 4 के ऑपोजिट 3 है, 6 के ऑपोजिट 1 है, तो 2 के ऑपोजिट 5 है. राइट आंसर इज 2. बी फॉर बॉम्बे इज राइट आंसर. 2 इज द राइट आंसर. बहुत बढ़िया, 2 सबका सही है. वाटर इमेज निकालनी है इसकी. वाटर इमेज के अंदर ये एरो लेफ्ट का लेफ्ट ही रहने वाला है, एरो में तो कोई चेंज नहीं आएगा. अच्छा ये नीचे है तो ये ऊपर चले जाएंगे, ये ऊपर गए ऊपर गए ऊपर गए ऊपर गए. अच्छा ये यहां पर है, ये देखो ये कैसे बन रखी है, ऐसे बन रखी है ये. इसकी वाटर इमेज, इसकी वाटर इमेज ये इस तरफ से शेड, ये इस तरफ से सर्कल मतलब इसको कलर कर रखा है. इसकी वाटर इमेज कुछ इस प्रकार से बनेगी, ये देखो ये ऐसे आएगा, ऐसे बनेगी वाटर इमेज. तो ये ऐसे वाटर इमेज यहां है और कहीं नहीं है. ए फॉर अहमदाबाद इज द राइट आंसर. ए बिल्कुल सही है. सिर्फ इस स्क्वायर के बेसिस पे तुम वाटर इमेज निकाल सकते हो, बाकी सब तो बिल्कुल सेम डिट्टो डिट्टो वैसे ही आएगा. ए फॉर अहमदाबाद बिल्कुल सही है जी, ए आना चाहिए. ए इज एब्सोल्युटली राइट. क्यों, ये देखो ये जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर का अगर तुम वाटर इमेज निकालो, इस स्क्वायर का वाटर इमेज निकालो तो इस प्रकार से आएगा, क्योंकि इस तरह था तो ऐसे आ जाएगा. यहां पे तुम्हारे पास क्या था, टॉप में तुम्हारे पास कलर था, तो यहां पे बॉटम पे इस तरफ से कलर आएगा. यस और नो. ए फॉर अहमदाबाद बिल्कुल सही है. आगे आ जाए. चूज द ऑल्टरनेटिव वर्ड विच क्लोजली रिजेंबल्स द मिरर इमेज. इसकी मिरर इमेज बतानी है, वाटर इमेज नहीं. मिरर इमेज में लेफ्ट राइट हो जाता है. पहली बात तो इससे स्टार्ट होगा, ऐसे स्टार्ट होने वाला है, सब में ऐसे है. फिर ऐसे स्टार्ट होने वाला है, ई वाला ये पॉइंट गया क्योंकि ई उल्टा हो जाएगा. टी वैसे का वैसे ही रहेगा, एन उल्टा हो जाएगा, एन सीधा का सीधा नहीं आने वाला. फिर दोबारा क्या है, एन आई वैसे का वैसे ही रहेगा, ए वैसे का वैसे ही रहेगा, पी भी दोबारा उल्टा हो जाएगा. बस एन की अप्रोच हमें देखनी है. एन की अप्रोच अगर एन ऐसे है तो एन ऐसे आ जाएगा. तो ये तो दोनों ही सही है. डी ई, अच्छा टी यहां पे उल्टा कर दिया, उल्टा नहीं, यहां पे टी फॉर बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर. यहां पे टी में प्रॉब्लम क्या है, टी उल्टा कर दिया. बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर. बी फॉर बॉम्बे इज एब्सोल्युटली राइट. चलो लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. नेशनल की क्या निकालनी है, नेशनल की मिरर इमेज निकालनी है. नेशनल की मिरर इमेज, पहली बात तो ऐसे स्टार्ट होगा नेशनल की, तो ये गया. ए का ए वैसे का वैसे ही आएगा. एन दोबारा चेंज होगा, देखो ये एन वैसे का वैसे लिख दिया इन्होंने, गलत है. एन ये आएगा, ये आएगा. ओ बिल्कुल सही है, आई बिल्कुल सही है. टी देखो यहां पे इन्होंने दोबारा उल्टा कर दिया, गलत. बी फॉर बॉम्बे इज राइट आंसर. स्टोर सेक्शन पे जाओ, फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन है, कोई भी डाउनलोड कर सकता है. इसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके पास डाल रखा है, कमेंट सेक्शन में डाल रखा है. लर्न करो एप्लीकेशन डाउनलोड करना, वहां पे स्टोर सेक्शन में जाना. स्टोर सेक्शन में फ्री बैच दिखेगा. फ्री बैच के कंटेंट सेक्शन में जितने भी यूट्यूब की लाइव क्लासेस हैं, जैसे आज मैंने जो लाइव क्लास ली, इसकी पीडीएफ विद सॉल्यूशंस आपको कहां मिलेगी, लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप के स्टोर सेक्शन में फ्री बैच में. हमने कुछ पेड बैचेस, पेड मॉक्स भी निकाल रखे हैं, फ्री मॉक्स भी हैं. आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, लर्न करो एप्लीकेशन पे आपको मिल रहे होंगे. इंडिया का बिगेस्ट टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना मत भूलना. इंडिया का बिगेस्ट टेलीग्राम ग्रुप फॉर सीयूईटी एस्पिरेंट्स. आपको रेगुलर कॉलेज अपडेट्स, जब भी आपका कॉलेज एडमिशन खत्म नहीं हो रहा, ये जो टेलीग्राम ग्रुप है आपके बहुत काम आने वाला है. सभी स्टूडेंट्स टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें. जो भी नेक्स्ट सेट ऑफ क्लासेस की नोटिफिकेशन होती है वो टेलीग्राम ग्रुप पे आपके पास नोटिफिकेशन आता रहता है. लिंक्स वहां पे आपके पास आएंगे, कौन सा लिंक ज्वाइन करना है, कब कौन सी अपडेट आई है, पीडीएफ आपको मिलती है. ब्रोशर्स आने वाले हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रोशर अब आने वाला है. 2023 के एस्पिरेंट भी मेरे साथ अगर जुड़े हुए हैं तो डेफिनेटली टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना, आपको काफी हेल्प होने वाला है. ठीक है जी, ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड वन. आई होप द क्लास वाज हेल्पफुल. जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लाइव क्लास में. ऑल द बेस्ट.